सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन साइंस मॉक टेस्ट के 5वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे भी हम लोगों ने कल के लाइव सेशन में 5वें सेट को ही डिस्कस करा था, लेकिन टाइपिंग एरर होने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर में फॉल्ट आ गई थी। जो आपका सिस्टमेटिक आंसर होना चाहिए था वो नहीं था। तो हम लोग आज के इस सेशन में इसको सुधार लेंगे। और साथ ही मेरे मित्र पीडीएफ भी मैं आपको कल इसलिए नहीं भेज पाया क्योंकि पीडीएफ में भी बहुत सारी चीजें गड़बड़ थी। तो मैंने क्लास लेने के बाद ही जैसे ही देखा तो सर उस चीज को सुधार के लिए भेज दिया था और आज पीपीटी और पीडीएफ दोनों ही सुधरा हुआ हमारे पास आ गया है। तो मेरे मित्र कंफ्यूजन में रहने से अच्छा है कि हम लोग इसको एक बार बढ़िया तरीके से सॉलिड तरीके से डिस्कस ही कर लेते हैं। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इस सेशन का या आगे जो भी सेशन होते हैं उसका पीडीएफ आपको सर कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। मेरे मित्र आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों ने कल ही डिस्कस करा है। एमाइलेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ध्यान रखिएगा कि यहां पे बात करी गई है किसकी, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने की, और हमने नाम क्या लिखा, एमाइलेज। तो ये सेक्रेट्स कहां से होता है? तो आप सबों को मालूम है कि गुरुजी हमारे मुख गुहा में क्या मिलती है, लार ग्रंथि मिलती है। और इस लार ग्रंथि से दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। एक तो हमारा टाइलिन होता है, एक हमारा क्या होता है, टाइलिन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही मेरे मित्र दूसरा क्या होता है, आप सभी कहते हैं लाइसोजाइम होता है। क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि ये जो टाइलिन है या आप कह सकते हो एमाइलेज है, ये एमाइलेज क्या करता है? तो आप सभी कहते हैं सर हमारे मुंह में जैसे ही भोजन के अणु जाते हैं उसमें जो शर्करा स्टार्च मौजूद होता है उसका पाचन हमारे बकल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। और स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। तो आप सभी ध्यान में रखना कि एमाइलेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के लिए किया जाता है। किसके लिए, तोड़ने के लिए किया जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लाइसोजाइम का काम क्या होता है। तो आप सभी ये कहेंगे कि लाइसोजाइम का काम भोजन में मौजूद जीवाणु को नष्ट करना है। लाइसोजाइम का काम क्या है, आप सभी ध्यान में रखना, भोजन में मौजूद हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। ध्यान रखिएगा आप सभी यहां पे कि बात किसकी करी जा रही है, बात करी जा रही है सर प्रोटीएज की। तो ये प्रोटीएज क्या होता है, आप कहेंगे कि ये प्रोटीएज भी एक प्रकार का एंजाइम है। प्रोटीएज भी क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है। कहां से स्रावित होता है, आप सभी ध्यान में रखना कि ये स्रावित होता है पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से। और ये क्या करता है, तो आप सभी याद रखेंगे कि गुरुजी ये प्रोटीन का विखंडन करता है। किसमें, अमीनो एसिड में। प्रोटीन का विखंडन अमीनो एसिड में कौन करता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी प्रोटीएज करता है। और इसी को हम लोग पेप्टिडेज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पेप्टिडेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ध्यान रखेंगे यहां पे लाइपेज की बात की जा रही है। तो लाइपेज किसके पाचन में सहायक होता है, तो आप सभी याद रखिएगा कि लाइपेज जो है वो वसा के पाचन में मदद करता है। किसके पाचन में, वसा के पाचन में मदद करता है। और मेरे मित्र आपके शरीर में पूर्ण पाचक रस कहां से स्रावित होती है, आप सभी कहेंगे अग्नाशय से। और पेनक्रियाटिक जूस को ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, मतलब कि मानव में हार्ट ट्रांसप्लांट किसने करा था? तो आप सभी याद रखना क्रिश्चियन बर्नार्ड ने करा था। कब करा था, 3 दिसंबर 1967 को करा था। कब, 3 दिसंबर 1967 को। विलियम हार्वे ने किसकी खोज करी थी, तो आप सभी याद रखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। किसकी सर, परिसंचरण तंत्र कह लो या रक्त परिसंचरण तंत्र कह लो। कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज करा, ब्लड ग्रुप की खोज करा। और मेरे भाई आप सबों को मालूम है कि ब्लड ग्रुप आपके पास कितने हैं, आप कहेंगे 4। कौन कौन से, ए बी और आप सभी कहेंगे गुरुजी ओ। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 400 ओम है तथा इसे 0.25 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन में प्रतिरोध दिया हुआ है 400 ओम, साथ ही धारा दिया हुआ है 0.25 एम्पियर, तो हम सभी कहेंगे कि P इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला I स्क्वायर R लगाएंगे, इसीलिए P इक्वल टू I का स्क्वायर करेंगे 0.25 इंटू 0.25 इंटू 400 हो जाएगा। मेरे भाई ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी जीरो, ये पॉइंट हटाइएगा तो गुना में यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि ये डबल जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और मेरे मित्र 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये 4 इसको कैंसिल करेगा और पावर आपका कितना हो जाएगा? आप सभी कहेंगे 25 वाट। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बात किसकी की जा रही है? उत्तल लेंस की। तो आप क्या कहेंगे गुरुजी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, प्लस 10 सेंटीमीटर हम लोग इसको लिखेंगे। साथ ही वस्तु जो है वो 5 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो u इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी वस्तु दूरी जो है वो माइनस में ही लिखेंगे हम लोग। कितना? आप कहेंगे -5 सेंटीमीटर। आपसे कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? m इक्वल टू वाट। आप सबों को मालूम है कि लेंस के आवर्धन की बात कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला m इक्वल टू v बटा u होगा। आपके क्वेश्चन में वस्तु दूरी तो दिया गया है, लेकिन मेरे मित्र प्रतिबिंब दूरी आप कहेंगे निकालना पड़ेगा। तो हम सभी क्या कहेंगे गुरुजी हम सबों को मालूम है लेंस फॉर्मूला से। किससे मालूम है? लेंस फॉर्मूला से। कि फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा v माइनस 1 बटा यू, और u यहां पे दिया हुआ है तो हमें v चाहिए। आप कहेंगे गुरुजी 1 बटा एफ, और अगर ये हम 1 बटा माइनस 1 बटा यू है इधर लाएंगे तो ये हमारा प्लस 1 बटा यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1 बटा v हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र कि अगर हम लोग यहीं पे इसका एलसीएम ले लें तो एफ यू, और ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी एफ कैंसिल होगा तो यू बचेगा, यू कैंसिल होगा तो आप कहेंगे एफ बचेगा, और मेरे मित्र ये 1 बटा v हो जाएगा, और v इंटू यू प्लस एफ इक्वल टू आप एफ यू कह सकते हो। और आप कहेंगे आपने कल तो ये फॉर्मूला बताया था कि एफ यू बटा क्या होगा? यू प्लस एफ। तो v इक्वल टू फोकस कितना है सर जी? 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुना वस्तु दूरी -5 बटा क्या हो जाएगा? u सर जी -5 प्लस आप कहेंगे फोकस हमारा 10 है, तो मेरे भाई ये -50 बटा प्लस -5, ये 5 दाएं के 50, प्रतिबिंब दूरी कितना? -10 सेंटीमीटर। तो आवर्धन कितना हो जाएगा? आप कहेंगे m इक्वल टू v बटा यू से। v हमारा -10 सेंटीमीटर, u हमारा -5 सेंटीमीटर, ये कट के 5 दूना 10, और आप सभी कहेंगे आवर्धन सर जी 2 हो जाएगा। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि रेडियो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? यांत्रिक अनुनाद पर, ध्वनि अनुनाद पर, वैद्युत चुंबकीय अनुनाद, पोषित कंपनों पर। क्या कहिएगा कि गुरुजी आपने बताया है कि अनुनाद का मतलब होता है हायर एम्पलीट्यूड पे साउंड किस तरह से रिएक्ट कर रही है, यानी कि उच्च आयाम पर ध्वनि की जो मतलब रिएक्ट करने की प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाता है? उसका अनुनाद कहलाता है। और मेरे मित्र अगर हम यांत्रिक अनुनाद की बात करते हैं तो कहते हैं मैकेनिकल सिस्टम में जब कोई आपका कण उच्च आयाम पर सर अपने आप को उसकी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन देखने को मिलता है तो वो हमारा मैकेनिकल रेजोनेंस कहलाता है। और जो रेडियो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप कहेंगे वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाद बाकी ध्वनि अनुनाद आप सभी कहेंगे हायर एम्पलीट्यूड पर, इसके फ्रीक्वेंसी में जो परिवर्तन होगा या साउंड की जो सर रिएक्ट करने की प्रवृत्ति होगी वो क्या कहलाएगा? रेजोनेंस यानी कि अनुनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी? आप सबों को मालूम है कि हमारा मॉडर्न पीटी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है, ये 4 ब्लॉक में बटा हुआ है। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में। कौन कौन सा? एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में। और मेरे भाई आप सबों को मालूम है कि वर्ग 1 एवं 2 के तत्व, वर्ग 1 एवं 2 के तत्व आप कहते हैं एस ब्लॉक तत्व होते हैं। वर्ग 13 से 18 तक के तत्व पी ब्लॉक होते हैं, और वर्ग 3 से 12 तक के तत्व क्या होते हैं? आप कहेंगे सर जी वर्ग 3 से 12 तक के जो तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक होते हैं, यहां पे वर्ग लिख लीजिए। और एफ ब्लॉक में कौन आ जाते हैं? आप सभी कहते हैं लेंथेनाइड आ जाते हैं। साथ में कौन आ जाते हैं? सर एक्टेनाइड आ जाते हैं।
और मेरे मित्र लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की कुल संख्या आप सभी याद रखेंगे 28 लेते हैं, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। मेरे मित्र वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कही जा रही है। आप सभी क्या कहेंगे कि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन होगी। अब मेरे मित्र इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 लिखा हुआ है, तो आप सभी देख रहे हैं कि ये प्रथम कक्षा हुआ, ये द्वितीय कक्षा हुआ और ये तृतीय कक्षा हुआ, और तृतीय कक्षा के बाद आपको और कुछ नहीं है, तो आप कहेंगे यही बाह्यतम कक्षा है, और इस बाह्यतम कक्षा के s उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और p उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बाह्यतम कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप सभी कहेंगे 4, और यही 4 क्या होंगे, आप कहिएगा गुरुजी ये संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा एक और चीज, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और अगर इसके परमाणु की संरचना की बात करेंगे तो कहेंगे प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका जो बाह्यतम कक्षा है वो दूसरा कक्षा है, तो इस बाह्यतम कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा संयोजी कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी कक्षा, वैलेंस सेल कहते हैं। इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मेरे मित्र बाह्यतम कक्षा यानी कि संयोजी कक्षा को छोड़ करके बाकी और जो भी कक्षा होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर सेल कहते हैं। और मेरे मित्र इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहलाते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोई भी परमाणु होगा उसमें जो उसके कक्षा होंगे वो किस रूप में होंगे, आप कहेंगे कोर और वैलेंस के रूप में। वैलेंस कौन होगा, बाह्यतम कक्षा, और वैलेंस सेल को छोड़ करके बाकी के सभी कक्षाएं क्या कहलाएगी, आप कहेंगे कोर सेल कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाते हैं। आप सभी कहेंगे गुरुजी स्लैग बनाते हैं। खनिज क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पृथ्वी में पाया जाने वाला उपयोगी पदार्थ होता है। और अयस्क वैसा खनिज जिसमें प्रचुर मात्रा में कोई उपयोगी धातु मौजूद हो, क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। और इसीलिए मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। खनिज अयस्क तब कहलाएगा जब उसमें प्रचुर मात्रा में कोई हमारा उपयोगी तत्व धातु या धातु मौजूद होगा, तो मेरे मित्र वही खनिज हमारा अयस्क कहलाएगा जिसमें पर्याप्त मात्रा में धातु हो और जिसका सर क्या हो, आप कहेंगे यूज हो। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 9 कि बोर की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है। प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं और स्थिर होते हैं, उनकी कक्षाओं की त्रिज्या निश्चित होती है, उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन में निश्चित ऊर्जा होती है क्योंकि उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं। आप सबों को मालूम है कि सबसे पहले एटॉमिक मॉडल थॉमसन ने दिया था, उसके बाद रदरफोर्ड साहब आए और उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते रहता है। तो यहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी ये कही कि अगर कोई आवेशित कण किसी आवेशित कण के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा का सतत रूप से ह्रास होगा, जिस वजह से संभव है कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सर एटम के नाभिक पे गिर जाएगा और फिर एटम का जो है अस्तित्व वही खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को सुधारने के लिए प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से प्रेरित होकर के बोर साहब ने क्या कहा, सर बोर साहब ने अपना एक एटॉमिक मॉडल बनाया जिसको हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। और बोर्स एटॉमिक मॉडल सबसे पहले इसी चीज को एक्सप्लेन करता है कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन नाभिक का चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो यत्र तत्र नहीं लगाते हैं, एक निश्चित कक्षा में लगाते हैं और इस कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है। तो जो सवाल आपसे कहा जा रहा है कि बोर की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, सर निश्चित ऊर्जा होती है और ये निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं। ध्यान रखिएगा कि बोर और ब्यूरी नामक वैज्ञानिक ने मिलकर के क्या करा, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से बढ़ेंगे इसके लिए रूल बनाया जिसको हम लोग बोर ब्यूरी स्कीम कहते हैं। और बोर ब्यूरी स्कीम के तहत किसी भी परमाणु की एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आप सभी याद रखेंगे 2n² होता है, जहां n आप कहेंगे कक्षा संख्या। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि डायबिटीज मेल्टिस को नियंत्रित करने के लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किस हार्मोन का स्रवण उत्पादन किया जाता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी इंसुलिन का। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि HCl कहां से स्रवित होगा, आप सभी कहेंगे ये हमारे जठर रस में मिलेगा। और मेरे भाई ये जो जठर रस है ये आपको कहां देखने को मिलेगा, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी जठर ग्रंथि से स्रावित होगा। और ये मेरे मित्र रेनिन जो है आप सभी ध्यान में रखेंगे किडनी से स्रावित होता है। और टाइलिन आप सभी कहेंगे गुरुजी लार ग्रंथि से स्रावित होता है और इसी को हम लोग एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं, अभी जस्ट आपने इसी सीजन में बताया है। अगला
क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। वह पता नहीं लगा पाते कि कौन से लक्षण प्रभावी थे, वह कई लक्षणों का अध्ययन नहीं कर पाते, वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं, वह हाइब्रिड पौधे प्राप्त कर पाने में सक्षम नहीं होते। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है, मेंडल को माना जाता है। और मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट के जरिए मटर के पौधे पे आनुवंशिक गुणों को समझने के लिए क्या करा, आप सभी कहते हैं एक्सपेरिमेंट करा, यानी कि सर प्रयोग करा। जो मेंडल का पहला प्रयोग था उसमें उन्होंने मटर के एक जोड़ी विपरीत गुण वाले जो पौधे थे उस पे अपना एक्सपेरिमेंट करा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, एक संकरण क्रॉस करवाया। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि जब टीटी शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने का आपस में संकरण कर, शुद्ध बौने मटर के पौधे का आपस में संकरण कराया जाता है तो इससे प्राप्त जो संतति होती है वो क्या होती है, टीटी यानी कि शुद्ध लंबा होता है। क्या होता है, शुद्ध लंबा होता है। अब यहां पे मेंडल साहब ने क्या कहा कि जो लंबेपन का गुण है ये प्रभावी है क्योंकि ये प्रकट हो रहा है, जबकि बौनेपन का जो गुण है ये क्या है, अप्रभावी है। अब मेंडल साहब इस बात पे रिसर्च करना शुरू कर दिए कि क्या ये जो अप्रभावी लक्षण है ये नष्ट हो जाता है या फिर नष्ट नहीं होता है। इसके लिए मेरे मित्र मेंडल ने फिर इन्हीं मटर के पौधे के दो विपरीत गुण वाले पौधे को लिए और उसके बीच में क्या कराया, संकरण कराया। तो उन्होंने क्या पाया कि जो अप्रभावी गुण होते हैं ये नष्ट नहीं होते हैं, किसी न किसी रूप में सतत दर सतत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। अब भले ही किसी एक पीढ़ी में कम दिखे, किसी एक पीढ़ी में ज्यादा दिखे। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता, वह पता नहीं लगा पाते कि कौन से लक्षण प्रभावी थे, बिल्कुल नहीं। वह कई लक्षणों का अध्ययन नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं। वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। पहला है वह तत्व जिनके 3 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, वह तत्व जिनमें धातुओं और गैर धातु दोनों के गुण हैं, इनमें सबसे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। क्या कहिएगा कि गुरुजी व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट, जब कभी भी हम संक्रमण तत्व की चर्चा करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर इसके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, और ये चीज हमारे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो बिना किसी लाग लपेटा के सही आंसर आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। विचार का सर इमोशंस, प्यार, या आप कह सकते हो कि मतलब जो भी चालाकी है, क्लेवरनेस, ये सब के सब किसका काम होता है, हमारे अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन का काम होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा हमारा मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि जो फोर ब्रेन है, जो फोर ब्रेन है ये 2 चीज से मिलकर बना होता है। पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है आपका सेरिब्रम, और दूसरा कौन सा होता है, आप सभी याद रखेंगे, दूसरा होता है आपका डायंसोफेलॉन। क्या होता है, डायंसोफेलॉन। और मेरे मित्र जो हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क होता है, जिसको हम लोग अनुमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, ये भी दो पार्ट से मिलकर बना होता है। और इसका पहला हिस्सा जो है वो सेरिबेलम कहलाता है, और फिर दूसरा हिस्सा जो है मेरे मित्र वो ब्रेन स्टेम कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रेन स्टेम कहलाता है। मध्य मस्तिष्क आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये हमारे आंख और पेशियों के गति को नियंत्रित करने का काम करता है। और सेरिबेलम आप सभी कहेंगे गुरुजी ये अनुमस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि एक मिश्र धातु निम्न में से किसका एक उदाहरण है। ध्यान रखिएगा मिश्र धातु बोले तो एलॉय की बात की जा रही है, और कोई भी एलॉय होगा वो क्या होंगे, आप कहेंगे सर 2 धातु का समांगी मिश्रण होगा। तो बेसिकली धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी मिश्र धातु जो है वो ठोस विलयन के उदाहरण होंगे। क्या होंगे, ठोस विलयन के उदाहरण होंगे। बाद बाकी इमल्सन आप कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन का एक प्रकार होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी सर कणों का साइज जो है वो क्या होता है, इतना छोटा होता है कि हम लोग इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। सर ये क्या करता है, टिंडल इफेक्ट को प्रदर्शित करता है। साथ में मेरे मित्र ये दिखता कैसा है, समांगी की तरह, लेकिन एक्चुअल में ये कैसा होता है, आप कहते हैं विसमांगी की तरह। और कोलाइडी विलयन के जो अलग अलग प्रकार होते हैं वो किस अवस्था पर, आप कहेंगे गुरुजी आपने सॉल्यूशन वाले वीडियो में बताया है, प्रक्षेपित अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर होता है। अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है लंबवत विभोज्योतक,
पार्श्वस्थ विभोज्योतक, अंतर्वेशी विभोज्योतक, शीर्षस्थ विभोज्योतक। क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग पौधे के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे, बोले तो विभोज्योतक उत्तक की बात करेंगे, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे 3 प्रकार के। जैसे मान लो कि ये आपका कोई एक प्लांट है, तो इसके शीर्ष में आपको एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्षस्थ विभोज्योतक देखने को मिलेगी, शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक देखने को मिलेगी। इसका इंटरकैलरी में आपको अंतर्वेशी विभोज्योतक देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। और मेरे मित्र इसकी जो गर्थ यानी कि तने की चौड़ाई होगी, इसमें आपको कौन सा उत्तक देखने को मिलेंगे, लेटरल मेरिस्टेम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये दोनों प्लांट के क्या होते हैं, प्राथमिक वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि लेटरल मेरिस्टेम प्लांट के द्वितीयक वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो सवाल है कि पौधे में प्राथमिक वृद्धि इसमें होती है, लंबवत विभोज्योतक उत्तक नाम का कोई चीज नहीं होता है, पार्श्वस्थ विभोज्योतक द्वितीयक वृद्धि करेगा। तो सर जो अंतर्वेशी और शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक है, ये पौधे में प्राथमिक वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। 1 वाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा, 1 हॉर्स पावर। ध्यान रखना यहाँ पे कि 1 किलोवाट घंटा नहीं होगा, यहाँ पे घंटा को काटना पड़ेगा। 1 वाट न्यूटन मीटर प्रति सेकंड कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया है कि पावर इक्वल टू हम लोग वर्क बटा टाइम भी लिखते हैं और W इक्वल टू एफ भी लिखते हैं। तो आप सभी कहेंगे न्यूटन मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर शक्ति का यूनिट हो जाएगा। 1 किलोवाट 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होगा। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होगा। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आप कहिएगा 1 किलोवाट इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट भी कह सकते हैं गुरुदेव। हॉर्स पावर आप कहेंगे 746 वाट के बराबर होगा। तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी कहां है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर के फोक्सीकरण के एक अवतल दर्पण से पहले रखी हुई है, प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है। ऑप्शन है -2.4 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, -3.6 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन में जो वस्तु की ऊंचाई है वो दिया हुआ है कितना, 1.2 सेंटीमीटर। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, तो आप कहेंगे v इक्वल टू हमारा -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। और साथ में मेरे मित्र फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। चूंकि दर्पण अवतल है तो हम कहेंगे ये -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। क्या कहोगे कि गुरुजी आवर्धन से हम सबों को मालूम है कि m इक्वल टू -v बटा u होता है और ये hi बटा ho के बराबर होता है। और आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो u हमें मालूम ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से यहाँ पे पहले u को निकालेंगे। आप सबों को मालूम है कि 1 बटा f इक्वल टू 1 बटा v प्लस 1 बटा u को हम लोग क्या कहते हैं, 1 बटा u को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे गुरुजी मिरर फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि फोकस दूरी आपका आप कहेंगे 1 बटा -20 और प्रतिबिंब दूरी 1 बटा -60 प्लस 1 बटा u 1 बटा -20 और ये माइनस है इधर आएगा प्लस 1 बटा 60 हो जाएगा इक्वल टू 1 बटा u। और 20 और 60 का एलसीएम आप कहेंगे 60, 20 तिया 60 -3 प्लस 1 इक्वल टू 1 बटा u। ध्यान देंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये -2/60 हो जाएगा इक्वल टू 1 बटा 2, 2 एकम 2 और 2 30 जा आप कहेंगे 60। तो u इक्वल टू कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। मेरे मित्र आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। क्या कहोगे कि सर जी m इक्वल टू जब हम लोग -v बटा u यहाँ पे कह रहे हैं और -v बटा u को hi बटा ho के बराबर कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दूरी वो कितनी है, -60 सेंटीमीटर। तो हम माइनस यहाँ रखते हैं और -60 अब बटा क्या हो जाएगा, u निकाले हैं -30 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर होगा, आप कहेंगे hi तो हमें निकालना है, ho हमारा कितना है 1.2 सेंटीमीटर। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा ये माइनस कैंसिल, 30 दूना 60,
एच आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2.4 सेंटीमीटर। याद रखेंगे कि चूंकि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बन रहा है, इसीलिए यहां पे प्रतिबिंब ऊंचाई को हमें माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करना होगा और सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हमारे क्वेश्चन में सर आंसर जो है वो ऑप्शन माइनस में नहीं रहता, ऑप्शन जो है वो माइनस में नहीं रहता, तो हमारा आंसर क्या होता, 2.4 सेंटीमीटर। चूंकि यहां पे दो ऑप्शन 2.4 सेंटीमीटर है और एक में प्लस और एक में माइनस है, तो ज्यादा सटीक आंसर हमारा क्या होगा, आप कहेंगे -2.4 सेंटीमीटर। और जहां पे आपके ऑप्शन में माइनस की चर्चा नहीं की गई होगी किसी भी ऑप्शन में, वहां पे जो वैल्यू आएगा वो माइनस के साथ नहीं होगा, बिना माइनस के साथ होगा। तो ये चीज थोड़ा सा गौर फरमा लीजिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन कहीं ना कहीं लगभग छात्रों को थी। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। मेरे मित्र, अगर हम फ्लावर की संरचना की बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं कि कोई भी फ्लावर होगा तो उसका कुछ इस तरह का संरचना होता है। ध्यान रखिएगा कि फ्लावर के इसी संरचना के साथ आपको कुछ इस तरह का भी संरचना दिखाई पड़ता है। आप कहते हैं गुरुजी इसमें कुछ इस तरह की भी संरचनाएं होती है। आप ध्यान देंगे कि ये आपको कुछ इस तरह से दिखती है और ये इस तरीके का। क्या आप इस तरह के फ्लावर से परिचित हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि फ्लावर का ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है? आप सभी कहते हैं स्त्री केसर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्री केसर। और इस स्त्री केसर के अंतर्गत कौन आ जाते हैं? आप सभी कहेंगे वर्तिकाग्र आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? वर्तिकाग्र आ जाता है, साथ में वर्तिका आ जाता है और आप कहेंगे अंडप आ जाता है। अब मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखना कि यहां पे ये वाला जो पोर्शन है फ्लावर का ये क्या होगा? आप सभी याद रखेंगे वर्तिकाग्र। क्या होगा? वर्तिकाग्र। ये वाला जो पोर्शन है आप सभी यहां से देख रहे हैं यहां तक कि इस वाली पोर्शन को आप सभी याद रखना वर्तिका कहेंगे। और जो ये वाली संरचना आपको दिख रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडप यानी कि ओव्यूल्स बोलते हैं। अंडप यानी कि ओव्यूल्स। और मेरे मित्र, ये जो ओव्यूल्स हैं ये आपको कहां दिख रहा है? आप कहेंगे पुष्प के मध्य में दिख रहा है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग है, आप सभी कहेंगे अंडप जो है वो मादा प्रजनन भाग है। याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में पुंकेसर की चर्चा करी गई है। तो मेरे मित्र, जो फ्लावर है उसका जो मेल पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और बेसिकली इसके अंतर्गत कौन आ जाते हैं? परागकोश आ जाते हैं। साथ में कौन आ जाता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, परागकण आ जाता है। साथ ही कौन आ जाता है? पुतंतु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। मेरे मित्र, ये वाली जो संरचना आपको सेक जैसी संरचना दिख रही है इसी को हम लोग परागकोश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? परागकोश के नाम से जानते हैं। और डॉटेड जो संरचनाएं दिख रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। और मेरे मित्र, ये जो आपको एक लंबी सूत्र जैसी संरचना दिख रही है इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। और यहां पे जो पंखुड़ी की बात की जा रही है तो मेरे मित्र, ये वाली जो संरचनाएं आप देख रहे हैं ये इस तरह की संरचना, इसको हम लोग पंखुड़ी कहते हैं। ठीक है, ये रंगीन भाग होता है। और ये वाली संरचनाएं जो है वो बाह्यदल कहलाती है। क्या कहलाती है? बाह्यदल कहलाती है। तो फ्लावर का ये पूरा स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए, आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा इसका आंसर? क्या कहेंगे? गुरुजी, आपने कई बार बताया है कि अगर हम कहीं पे भी बायोगैस की चर्चा करेंगे, किसकी? बायोगैस की, तो ये जो बायोगैस है ये किसका कंपोजिशन होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी बायोगैस जो है वो CO2 मीथेन प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होगा? कंपोजिशन होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड का कंपोजिशन होगा। और मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ साथ वाटर वेपर की भी मौजूदगी इसमें रहती है। तो आपसे सवाल करा जा रहा है कि कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? तो आप सभी कहेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये तो घटक हैं लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर W है, जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के 15 गुना और त्रिज्या पृथ्वी के 4 गुना है, उस पर उसका वजन क्या होगा? क्या कहोगे कि सर जी हम सबों को मालूम है कि जो वेट होता है वो
मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, या मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। आप सभी ये कहते भी हो कि गुरुजी वेट गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, और गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला G इक्वल टू जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर होता है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी ग्रह का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ प्लैनेट पृथ्वी के द्रव्यमान का 15 गुना है, और जो त्रिज्या है यानी कि रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या है, पृथ्वी के त्रिज्या का 4 गुना। तो जो जी डैश होगा आप कहेंगे गुरुजी जी इक्वल टू 15 एम ई बटा ये हो जाएगा 4 आर ई का स्क्वायर, और आप सभी कहेंगे जी डैश इक्वल टू जी 15 एम ई बटा 4 चौका 16 आर ई स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को हम जी डैश इक्वल टू 15 बटा 16 जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर है, तो इसको जी कह सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्रह का द्रव्यमान 15 गुना है और त्रिज्या 4 गुना है, वहां पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा 15/16, और वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गुरुत्वीय त्वरण के। तो आप कहेंगे सर गुरुत्वीय त्वरण के मान में इतना परिवर्तन हुआ है तो वेट भी हमारा इतना ही परिवर्तित होगा, इसलिए सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। बहुत ही सरल सा सवाल कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या। आप कहोगे ए इक्वल टू गुरुजी पी प्लस एन, कितना है प्रोटॉन 15 और न्यूट्रॉन 22, ये टोटल कितने हो गए 37। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि अनाज से भूसी को अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है छानना, थ्रेसिंग, फटकना, हाथ से चुनना। याद रखिएगा कि जब सवाल आपसे सीधे इसी तरीके से पूछा जाए कि अनाज से भूसी चोकर को अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, तो आप सभी कहेंगे थ्रेसिंग। लेकिन मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि अगर आपके क्वेश्चन में ये लगा दे कि छोटे किसान द्वारा अनाज से भूसी चोकर को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विनोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनोइंग हो जाएगा। तो ये चीज भी स्टार मार्क देकर के आप सभी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कि कोयला जिसके जिन अवशेषों से बनता है, केवल वनस्पति, केवल जंतु, वनस्पति और जंतु दोनों, न वनस्पति न जंतु। क्या कहेंगे कि गुरुजी कोयला का निर्माण केवल वनस्पति से होता है। आज से हजारों साल पहले पृथ्वी पर जो पेड़ पौधा मौजूद थे वो किसी कारण से मृत हो गए, जो पृथ्वी के जमीन के तलों के अंदर धंसते चले गए, और अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ये धीरे धीरे जो वनस्पतिक पदार्थ थे किसमें बदल गए, एक सॉलिड ब्लैक कलर के मटेरियल में बदल गया, जिसको हम लोग कोयला कहते हैं। और मेरे मित्र कोयला निर्माण की इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनीकरण यानी कि कार्बोनाइजेशन कहते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीव जंतु या पादप के सड़ने गलने से होता है, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 कि श्याम चूल्हे पर आलू की सब्जी बना रहा था, उसे आश्चर्य हुआ कि तांबे का बर्तन बाहर से काला पड़ रहा था। इसका कारण हो सकता है ईंधन का उचित दहन, आलू की सब्जी का सही तरीके से नहीं पकना, ईंधन का अनुपयुक्त दहन, और कॉपर के बर्तन का जलना। मेरे मित्र जैसे ही बर्तन में काला पड़ रहा है या बर्तन बाहर से काला पड़ रहा है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे ईंधन जो है वो अनुपयुक्त दहन के रूप में जल रही है, यानी कि ईंधन को पर्याप्त मात्रा में जलने के लिए ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखेंगे कि जब कोई भी फ्यूल ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में जलेगी तो ब्लू फ्लेम रिलीज होगा, और उससे जो पॉल्यूशन होंगे वो कम होंगे। लेकिन अगर कोई फ्लेम आपका ऑक्सीजन के इनसफिशिएंट अमाउंट और पर्याप्त मात्रा में जलेगी तो जलने वाला जो फ्लेम होगा वो कैसा होगा, येलो होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है, कोशिकाओं में केवल प्रवेश करने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है, कोशिकाओं में से बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है, पदार्थों के प्रवेश करने और बाहर जाने को बिना किसी नियंत्रण के आने जाने देती है। क्या कहते हैं कि गुरुजी किसी भी कोशिका का 3 बेसिक संरचना होता है, जिसमें पहला संरचना जो हम लोग पढ़ते हैं वो कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये क्या होती है, चयनात्मक पारगम झिल्ली होती है। क्या होती है, चयनात्मक पारगम झिल्ली होती है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसलिए होती है क्योंकि ये कोशिका के अंदर आने जाने वाले
जो पदार्थ होते हैं उसके पूरे नियंत्रण का कार्य करती है। कोशिका के लिए जो पदार्थ उपयोगी है उसी को ये कोशिका के अंदर जाने देती है, जो अनुपयोगी है मेरे मित्र उसको कोशिका से ये बाहर निष्कासन का काम करती है। तो कोशिका के अंदर क्या जाएगा और नहीं जाएगा इस पे पूरा कमांड कोशिका झिल्ली का है। ध्यान रखना कि कोशिका झिल्ली के थ्रू अगर कोई गैसीय पदार्थ जा रहा होता है, कोशिका झिल्ली के थ्रू अगर कोई गैसीय पदार्थ जा रहा होता है इसके लिए विसरण की प्रक्रिया होती है, और अगर कोशिका झिल्ली के माध्यम से कोई तरल पदार्थ आवागमन कर रहा होता है तो इसके लिए परासरण यानी कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। कोशिका के अंदर मेरे मित्र आपको तरल पदार्थ मिलेंगे जो कि कोशिका द्रव के नाम से जाने जाते हैं, कोशिका द्रव के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही इसके अंदर इस कोशिका के अंदर आपको क्या मिलेंगे तो ध्यान में रखिएगा, एक गोल जैसी संरचना मिलेगी जो कि केंद्रक के नाम से जाना जाता है। और चिला याद रखना कि किसी भी कोशिका के अंदर मौजूद जो केंद्रक होता है वो कोशिका से होने वाले सभी कार्यों को क्या करती है सर, नियंत्रण करती है, या कोशिका के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उन सभी का नियंत्रण किसके पास होता है, इस केंद्रक के पास होता है। तो जो सवाल पूछा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, आप सभी कहेंगे कोशिका में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है आपसे कि चित्र 14.2 में दिखाई गई व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस विलयन को लेने से बल्ब दीप्त नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें बल्ब तभी दीप्त होगा जब जो हमारा विलयन है उसमें आयन की मौजूदगी हो, और कोई भी विलयन हमारा आयन तभी प्रोड्यूस करेगा जब उसका नेचर एसिडिक, बेसिक या सॉल्ट वाला हो। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि सोडियम क्लोराइड की बात की जा रही है, आप कहेंगे NaCl, साधारण लवण या सामान्य लवण इसी को बोलते हैं, तो इसमें तो आयन मौजूद ही होगा। कॉपर सल्फेट CuSO4, आप कहेंगे गुरुजी इसमें भी ऐसे नेचर होगा, आयन की मौजूदगी होगी। सिल्वर नाइट्रेट में भी हमारा क्या होगा, आप कहेंगे आयन की मौजूदगी होगी। जबकि मेरे मित्र आसूत जल में बना चीनी के विलयन में कोई आयन मौजूद नहीं होगी, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है कि सुपरिभाषित केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी नील हरित शैवाल में, ब्लू ग्रीन अलगी में वेल डेवलप्ड जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता है, जबकि बाकी में मौजूद होते हैं। याद रखिएगा कि केंद्रक के विकसित होने के आधार पर, केंद्रक के विकसित होने के आधार पर, केंद्रक के विकसित होने के आधार पर, केंद्रक के विकसित होने के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है आप सभी ध्यान में रखना, कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो पहला होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, पहला क्या होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा क्या होता है आपका, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे यूकैरियोटिक सेल। अब मेरे मित्र प्रोकैरियोटिक सेल की जो केंद्रक होती है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है, और ब्लू ग्रीन अलगी जैसे जीवों में आपको किस प्रकार का न्यूक्लियस देखने को मिलता है, आप कहेंगे गुरुजी वेल डेवलप्ड हमारा न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, यानी कि अनडेवलप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। जबकि यूकैरियोटिक जीवों में क्या होता है, आप कहेंगे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी कि जो केंद्रक होती है वो पूरी तरीके से विकसित होती है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। तो आपसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है, यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 है, तो F2 की तुलना में F1 बहुत अधिक होता है, F1 की तुलना में F2 बहुत अधिक होता है, F2 की तुलना में F1 केवल थोड़ा अधिक होता है, F1 व F2 बराबर होते हैं। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे गुरुजी F1 और F2 बराबर होते हैं। आप सबों को मालूम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर सेब को पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है तो सेब भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगी। हाँ, यह अलग बात है कि पृथ्वी हमें उठता हुआ मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि सेब और पृथ्वी के द्रव्यमान में पृथ्वी का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके त्वरण का विरोध करता है, तो जाहिर सी बात है जिसका ज्यादा त्वरण होगा जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका त्वरण उतना कम होगा। और इसीलिए मेरे मित्र सेब और पृथ्वी में आप कहेंगे सेब नीचे गिरता हुआ मालूम पड़ता है, जबकि पृथ्वी उठता हुआ मालूम नहीं पड़ता है। तो जो सवाल पूछा जा रहा है कि कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी पर और पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है, यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 है, तो पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा। आप कहेंगे F1 और F2 बराबर होंगे, लेकिन दोनों का दिशा क्या होगा, आप कहेंगे विपरीत होगा। किस नियम के अनुसार, आप कहेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा जा रहा है
कि पादप जड़ कोशिका को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें डैश से वायु ग्रहण करती है। जल, रंध्र, मृदा कणों के बीच वायु अवकाश, कोशिका द्रव। आप सबों को मालूम है कि पादपों में श्वसन की प्रक्रिया पादप के संपूर्ण शरीर से होती है। पादप के पत्ती से भी होती है, पादप के तना से भी होता है, पादप के जड़ से भी होता है। मेरे मित्र, पादप की जो पत्तियां होती है वो पादप की जो वायुमंडल है उससे जो गैस होती है उससे तो वो ग्रहण कर लेता है, लेकिन मेरे मित्र पादप की जो जड़ होती है वो मिट्टी में धंसा हुआ रहता है। और आपको ध्यान में रखना होगा कि मेरे मित्र जो मिट्टी होते हैं इसके छोटे छोटे कणों के बीच में एयर भरे हुए होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु अवकाश कहते हैं। और जब पादप जड़ के थ्रू श्वसन की प्रक्रिया करता है तो वो इसी मिट्टी के कणों में जो वायु छिपे हुए रहते हैं उससे शोषण करता है। तो जो सवाल पूछा जा रहा है कि इसलिए जड़ें डैश से वायु ग्रहण करती है, आप सभी कहेंगे मृदा कणों के बीच वायु अवकाश से क्या करती है सर, वायु को ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कि 12 वोल्ट की एक बैटरी द्वारा इससे जुड़े एक लैंप को 3 एम्पियर की धारा की आपूर्ति की जाती है। लैंप में 15 मिनट में आपूर्ति की गई ऊर्जा कितनी होगी? आप कहेंगे H इक्वल टू गुरुजी VIT हो जाएगा। आपका V कितना है 12 वोल्ट, I 3 एम्पियर, टाइम 15 मिनट है चला, तो सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60, सबको गुना कर देना, ये कितना हो जाएगा 32,400 जूल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है कि निम्न तालिका में टूटी हुई प्लास्टिक की बाल्टी को कहां रखा जाएगा? सेल बी या डी, सेल ए या सी, सेल ए या बी, सेल सी या डी। ध्यान देखेंगे कि यहां पे जो बात करी जा रही है कि निम्न तालिका में टूटी हुई प्लास्टिक की बाल्टी को कहां रखा जाएगा, तो मेरे मित्र जो प्लास्टिक का दहन होगा वो आपके इन्वायरमेंट के लिए क्या होगा, सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि किसी भी प्लास्टिक के जलने से हार्मफुल गैसेस निकलेंगे जो हमारे एयर को पॉल्यूट करेगा, और पॉल्यूटेड एयर हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होगा। लेकिन हाँ, यह भी सत्य है कि जो प्लास्टिक होंगे वो रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल हो सकते हैं, यानी कि उसका हम फिर से उपयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो जो सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न तालिका में टूटी हुई प्लास्टिक की बाल्टी को कहां रखा जाएगा, तो पहला चीज जो टूटी हुई बाल्टी होगा प्लास्टिक का वो रिसाइक्लेबल भी होगा और नॉन रिसाइक्लेबल भी होगा, तो रखा तो दोनों श्रेणी में जाएगा। लेकिन देखना यह होगा कि ये सुरक्षित ढंग से दहन योग होंगे या असुरक्षित ढंग से दहन योग। क्या कहेंगे गुरुजी, जो प्लास्टिक का बाल्टी है वो असुरक्षित ढंग से दहन योग होगा, इसीलिए इसको सी और डी के श्रेणी में रखा जाएगा और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है कि विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है या छोड़ता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी 15 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है कि यदि तांबे की एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है? प्रेरित धारा की दिशा मेरे मित्र फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त की जाती है, जबकि बल की दिशा फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से प्राप्त की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप सभी कहेंगे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से प्राप्त की जाती है, जिसको कॉर्कस्क्रू रूल भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे प्रेरित धारा की दिशा पूछी जा रही है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ऑप्शन नंबर डी में है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आप सभी कहेंगे गुरुजी ये बल की दिशा को बताएगा। किसको? बल की दिशा को बताएगा। साथ में मेरे मित्र जो मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम है, आप सभी कहेंगे गुरुजी मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम, जिसको हम लोग दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं या पेच का नियम भी कहते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। और मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि जो कहा जा रहा है कि मैक्सवेल के बाएं हाथ का पेंच नियम, मैक्सवेल ने बाएं हाथ का कोई पेंच नियम नहीं दिया था, मैक्सवेल ने दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम दिया था। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप आप कहेंगे अवक्षेप बनते हैं और रंग बदलता है, गैस उत्सर्जित नहीं होता है, तो सही आंसर हमारा 1 और 3 होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसके वजह से होगी? आप सभी कहेंगे आयन के एक्सचेंज होने की वजह से होगी, आयनों के विनिमय की वजह से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है कि सल्वों और अन्य कीटों को प्रतिकर्षित करने हेतु प्रयुक्त नेप्थिलीन की गोलियां डैश से प्राप्त होती है? आप सभी याद रखना कोल तार से प्राप्त होती है। यहां पे कोल गैस, कोक, कोल तार तीनों की बात की जा रही है, तो आप सभी याद रखेंगे अगर कभी भी कहीं पे भी कोल प्रोडक्ट की चर्चा की जाएगी, कोल उत्पाद की चर्चा की जाएगी, तो ये कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? कोल गैस, और फिर कोक, और फिर मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कोल तार। और
कोक जो है ये सबसे शुद्धतम रूप होता है, प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है। और इसमें कार्बन की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? 90% तक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा डैश होगी, अनंत, न्यूनतम, अधिकतम। क्या कहेंगे कि गुरुजी फ्लेमिंग ने अपने राइट हैंड रूल में बताया था कि अगर हमारे दाहिने हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे के समान कोनिक हो तो मेरे मित्र जो प्रेरित धारा होगी वो क्या होगा? मैक्सिमम। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 37 पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से सही गुण का चयन करें। अवतल दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन, तो कहा जा रहा है कि प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता है क्योंकि अवतल सतह एक घुमावदार सतह है। बिल्कुल नहीं। प्रकाश के परावर्तन का नियम कोई भी सतह हो, अगर प्रकाश की परावर्तन हो रही है तो मेरे मित्र वो परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग ही होगी, इसीलिए यहां पे परावर्तक सतह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव पर निर्देशित प्रकाश किरण विपरीत दिशा में आपतन पथ पर लौटती है। बिल्कुल नहीं मेरे मित्र, यानी कि आपका स्टेटमेंट ए भी गलत है और स्टेटमेंट बी भी गलत है। तो जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसका सीधा सा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन कीजिए और क्रमशः x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया है कि XFe प्लस YH2O अब रिएक्ट होकर के ये Fe3O4 प्लस ZH2 बना रहा है। तो चला आपसे पूछा जा रहा है कि x, y और z के जगह पे क्या जाएगा? रिएक्शन को देखना कि Fe प्लस H2O रिएक्ट करके Fe3O4 प्लस H2 बना रहा है। मेरे मित्र यहाँ पे लोहा के 3 परमाणु हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी इधर भी 3 हो जाएगा। अब जब इधर 3Fe हो गया तो ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन 4 है, जबकि इधर ऑक्सीजन आपका कितना है? आप कहेंगे गुरुजी 1 है, तो यहाँ पे हमें 4 लगाना होगा। अब जैसे ही इधर आपने 4 लगाया, हाइड्रोजन आपका 8 हो गया, तो इधर भी आप हाइड्रोजन को 8 कर दीजिए 4 लगा के। मतलब x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू आप कहेंगे 4, तो 344 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? चिला जी इसका आंसर आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करेंगे नीले लिटमस के लाल होने की, तो नीला लिटमस लाल होगा किसके उपस्थिति में? एसिड के उपस्थिति में। और मेरे मित्र लाल लिटमस आपका नीला होगा किसके उपस्थिति में? बेस के उपस्थिति में। तो याद रखना इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? तो जो बेस होगा वो नीला करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आप कहेंगे गुरुजी एक प्रकार का बेस है, इसीलिए ये लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला। जबकि यहाँ पे जठर रस, नींबू का रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप सभी कहेंगे अम्ल हैं, ये नीले लिटमस को लाल करेगा। तो मेरे मित्र आपके आज के इस सेशन में टोटल 40 क्वेश्चन थे जिसको आप सभी ने हमारे साथ डिस्कस कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि अब ऐसे सवाल अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब बड़े ही सरलता से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।